Hello everybody, welcome to RTC. यहाँ पे भी let's go to theory to practical. Mainly the concept of this page and this channel is कि हम किसी भी चीज़ कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे हम सीए में करते हैं तो कोई भी हम सेक्शन उठाएं सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी से लेकर के हम आर्टिकलशिप में या सीए पे क्या वर्किंग करते हैं उस वर्किंग से क्या कंक्लूजन निकालते हैं सो वील गो ऑल टुगेदर इट तो मतलब एक तरीके से फुल रिव्यू तो पहले आप थ्योरी देखोगे थ्योरी से रिलेटेड क्या वर्किंग्स होती है क्योंकि अगर तुमने टैक्स भी पढ़ा तो टैक्स किस तरीके से ऑडिट में काम आता है तो ऑडिट इज अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट एंड टैक्स इज डिफरेंट राइट तो हम टैक्स क्यों पढ़ते हैं और वहाँ के कौन सेक्शन किस तरीके से ऑडिट में हम कहाँ उनको यूज करते हैं फिर उसी तरीके से हम उस पर कैसे कैसे वर्किंग्स बनाते हैं और किस तरीके से ऑडिट प्रोसीड होता है सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन आर्टिकलशिप स्पेशली बिकॉज आई हैव सीन दैट those who are mainly in mid-size firm or also in large-size firm, they don't get such seniors or such CAs to explain them the working. वो उन्हें बता देंगे कि तुम्हें ये काम करना है, बट ये काम क्यों करना है, किस लिए करना है, कौन सेक्शन बोलता है काम करने को, क्या एप्लीकेबिलिटी है इसकी, ये उन्हें नहीं पता होता. उनको सिर्फ बता दिया गया है कि तुम्हें एक ये फाइल खोली, तुम्हें यहाँ चेक करना है, यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट. So I am here to resolve this issue because it's something which I also felt on my case. So we'll first start with the concept. So today I'm starting with the very first video and the very first concept, that is of TCS. Now let's start with what is TCS. TCS is tax collected at source. ठीक है. So the first thing आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो quite simple. I just need to remind you, just need to revise, right? The first क्या होता है? It is a tax which is collected by the sellers from the buyers. ठीक है. अब हम मेनली बात ये मेनली गवर्न करता है सेक्शन 2061H को. ठीक है. अब देखो इस पे आपको दो एप्लीकेबिलिटी पता होना चाहिए, पहले सेलर की साइड से और बायर की साइड से, जो कि बहुत ही सिंपल आपको लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा. आई वोंट टेक मच टाइम. इट इज दैट oh the spelling of turnover is not right, okay fine. So seller की applicability क्या है कि the turnover in the seller's preceding year it should be 10 crores. ठीक है. मतलब सेलर का जो लास्ट ईयर प्रीसीडिंग ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स है, वो 10 करोड़ को क्रॉस करेंगे तभी वो टीसीएस के लिए एप्लीकेबल होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के लिए, कलेक्टेड एट सोर्स. ओके. बायर की एप्लीकेबिलिटी क्या है? अगर वो सेलर, अगर आप देखो पहला तो सेलर को एप्लीकेबल होना चाहिए ना, जब सेलर इस एप्लीकेबिलिटी में फॉल करता है और फिर वो सेलर किसी बायर को अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, मार्क माय वर्ड्स, इन वन फाइनेंशियल ईयर इफ इट इज सेलिंग फॉर मोर देन 50 lakhs, तो उस पे कितना रेट का टीडीएस काटेगा? वो 0.1% का. जिस पे एक बात और है कि इफ द बायर डज नॉट होल्ड अ पैन और आधार तो 1% पे रेट डिडक्ट होगा. एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे जो मैं बायर की बात कर रही हूँ 50 lakhs की अमाउंट, ये इन वन फाइनेंशियल ईयर है, इन वन फाइनेंशियल ईयर. मतलब जैसे अगर 23-24 खत्म होता है और 24-25 शुरू होता है तो 50 लाख की लिमिट आपकी दोबारा से शुरू होगी, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर खत्म हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. चलो नेक्स्ट वी कम टू बायर्स एग्जेम्पशन लिस्ट. जैसे कि हर सेक्शन में होता है गवर्नमेंट के टैक्स में, हर जगह गवर्नमेंट टैक्स में खुद को एग्जेम्प्ट कर लेती है, तो यहाँ पे भी वही है. अगर आपकी बायर आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इनटू इंडिया और नोटिफाइड, और जो नोटिफाई करेंगे, इन सब चीजों को ये एग्जेम्प्ट है. मतलब इनको ये भी अगर 50 लाख के ऊपर भी परचेज कर लेते हैं किसी एप्लीकेबल सेलर से, तब भी इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. एंड हियर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस जिस पे सेक्शन अप्लाई नहीं करता है. दैट इज अ गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो मतलब वही आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, दोनों बात कर रहे हैं, इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो. नेक्स्ट यू हैव वैसी ट्रांजैक्शंस जिस ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस एप्लीकेबल है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द सेलर इज ऑलरेडी लायबल टू चार्ज टीसीएस ऑन एन ट्रांजैक्शंस. देखो इस पे ना यू विल गेट अ डिफरेंट वीडियो, इट्स एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोड्स, इसमें यू विल गेट अ डिफरेंट वीडियो. मतलब कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल है. सेल ऑफ, I've written an example, अगर कनेक्ट कर पाओ तो कर लेना, सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर मोर देन 10 lakhs. ठीक है. सो ये एक बेसिक एप्लीकेबिलिटी है इस सेक्शन की. ठीक है. अब हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग क्या बनती है, मतलब क्या वर्किंग्स करते हैं इस पे, हमें ऑडिट में क्या ध्यान रखना पड़ता है ये करते वक्त. ठीक है. अच्छा, अब हम जो सेक्शन जो समझा, इट्स वेरी सिंपल. यू वेरी गॉट टू नो कि सेलर की एप्लीकेबिलिटी क्या हुई, बायर की क्या हुई, क्या एग्जेम्पशन लिस्ट है, किस ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगने वाला. दिस इज मच आपको पता होना चाहिए, और यही वो चीज है जो कि हमें आर्टिकलशिप में नहीं बताई जाती. कोई हमें थ्योरी नहीं बताता, दे मतलब सोच लेते हैं कि हमें पता होगा, बट ऐसा जनरली होता है कि आपने टैक्स पहले पास कर लिया है,
आप आर्टिकलशिप में ऑब्वियस की बात है, पढ़ाई करने के बाद फिर 1 घंटा 1 महीने रिजल्ट का वेट करते हो, 1 महीने रिजल्ट के वेट करने के बाद कहीं 1 डेढ़ महीने बाद आईटीओसी खत्म करके हम आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं, तो देयर इज वेरी लेस चांसेस कि आपको हर चीज एकदम फ्रेश हो दिमाग में, राइट? बट किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता, दे विल एक्सप्लेन यू द सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड देन मूव अहेड। और चलो अभी हमने यहाँ तक किया, अब इसकी जब मैं वर्किंग बनाऊंगी तो देखो हम ऑडिट में क्या करते हैं। ऑडिट में मेनली हम चेक करते हैं कि सबसे फर्स्ट हम चेक करेंगे क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल है। द फर्स्ट थिंग दैट विल चेक कि इज दिस सेक्शन एप्लीकेबल, क्या उस कंपनी में सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। तो होने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या वो जो सेलर है, क्या उसके लास्ट ईयर जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। इफ यस, if is those goes yes, then we'll move to the other। अगर ऐसा है तो हम दूसरी चीज क्या चेक करेंगे कि जो क्या ऐसा कोई बायर है उसके पास जिस बायर को उसने 50 लाख के ऊपर सेल करी हो। अगर ऐसा बायर है तो हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट चीज क्या उसने क्या रेट 0.1% चार्ज किया है। देन वी नीड टू चेक कि जो रेट है वो भी 0.1% चार्ज होना चाहिए। और अगर बायर के पास पैन या आधार नहीं है तो 1% चार्ज होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? दिस इज द वर्क वी डू इन ऑडिट। हम चेक करते हैं कि जो सेक्शन में लिखा है क्या वैसा असलियत में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो विल चेक दैट 0.1% हुआ है या फिर ये हुआ है। दूसरा, आपका ऐसा तो नहीं कि बायर आपका एग्जेम्प्ट और फिर भी आपने चार्ज कर रखा तो ये आपने गलत कर दिया, राइट? इसको हमें सुधारना पड़ेगा। दिस इज द वर्क ऑफ ऑडिटर। आपको ये चेक करना पड़ेगा कैसे तो नहीं आपका बायर एग्जेम्पशन लिस्ट में आ रहा हो और उसमें आपने टीडीएस काट रखा है, ठीक है, विच इज नॉट। ऐसा तो नहीं कि वो ट्रांजैक्शन टीडीएस में टीसीएस में एप्लीकेबल नहीं थे और फिर भी आपने टीसीएस में अप्लाई कर रखा है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं ऑडिट में, ये चीज चेक करते हैं, मतलब सेक्शंस के हम एक एप्लीकेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइल में आई गो दिस इज माय टीसीएस वर्किंग, ओके। रुको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देती हूँ इसको। ये रहा, ये मेरी टीसीएस की पूरी वर्किंग है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ लाइक दिस, आई थिंक फाइन, ठीक है। और देखो टीसीएस वर्किंग है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने देखा कि टीसीएस, रुको एक चीज और चेक कर ले आप लोग। टीसीएस जो हम फाइल करते हैं, फाइलिंग ऑफ टीसीएस जो होता है, इट इज क्वार्टरली। हम उसे क्वार्टरली फाइल करते हैं, कौन से फॉर्म में? 27EQ, याद कर लेना इसको, हम 27EQ फॉर्म में फाइल करते हैं टीसीएस को, फाइलिंग क्वार्टरली। तो अब जब मैं इसकी वर्किंग बनाऊंगी, इन द सेंस जब मैं इसको चेक करूंगी, तो मैं चेक भी क्वार्टर बेसिस पे करूंगी। अब देखो मैंने बनाया कैसे, ये हमारा क्वार्टर नंबर 1 है। मैंने सबसे पहले क्वार्टर 1 बनाया। अब जब डेट्स पे फोकस मत करो अभी, क्योंकि डेट्स आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने क्वार्टर 1 बनाया, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ओके। नेक्स्ट, अब मैंने सबसे पहला हेडिंग देखो, सबसे पहला हेडिंग इट इज सेल्स आफ्टर 206C वाज एप्लीकेबल। और 206C एप्लीकेबल होने के बाद कितनी सेल करी गई है? एज पर टैली उन्होंने कितना टीसीएस काटा है? एज पर चालान, देखो चालान वही है 27EQ, एज पर चालान 27EQ वही है कि एक सेकेंड, तो एज पर चालान 27EQ के हिसाब से कितना कटा है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना कटना चाहिए। एक मिनट, अब शुरू करते हैं हम। फर्स्ट चीज, ये जो भी मेरा क्लाइंट है इसके पास एक अपना कस्टमर है। उधर देखो मेरा जो क्लाइंट है, रिमूव द नेम ऑफ द क्लाइंट, उसका एक कस्टमर है शिव शक्ति लाइम प्रोडक्ट्स, उसका एक कस्टमर है, ठीक है। अब शिव शक्ति जो है ये कस्टमर है जिसको उसने सेल जो करी है वो 50 लाख से ओवर करी है, ओवर एंड अबव। अब आप इधर ट्रांजेक्शन में ये जो डेटा है ना, ये मैंने टैली से एक्सपोर्ट किया है। आई एक वीडियो बनाएंगे इसमें आपको टैली भी सिखा देंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू इंपोर्ट एंड एवरीथिंग, ओके। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस। अब ध्यान से अगर तुम ट्रांजेक्शन को नोटिस करो तो ये उस सेलर का लेजर अकाउंट है, ये लेजर है शिव शक्ति का, ठीक है। शिव शक्ति के लेजर में कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 33706। यहाँ पे सेल अमाउंट है, इसमें आपने जीएसटी ऐड किया तो मिलके आपका 33706 अमाउंट बनता है जो यहाँ पे आ रहा है। ये ट्रांजेक्शन हुई 1 अप्रैल को। ये 1 अप्रैल को दूसरी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड हुई है फिर से, वो कितना है ये देखिए 34550। ये अमाउंट इस पे ऐड किया हमने जीएसटी, आपका ये बन गया, ठीक है। अगर आप नीचे जाएंगे और इसको पूरे को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्लाइंट ने मेनली 15 जून से, ये रहा 15 जून, 15 जून से यहाँ से इस ट्रांजैक्शन से इसने क्या करा, टीसीएस काटना शुरू किया। ये देखो यहाँ से इसने टीसीएस काटना शुरू किया, दिख रहा है। मतलब इसकी सेल जो थी अमाउंट 34751 प्लस द सेल अमाउंट, यहाँ पे सेल अमाउंट प्लस इसने किया इसमें जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आउटपुट, उसके बाद प्लस इसने काटा इसमें टीसीएस। टीसीएस यहाँ 0.1% काटा गया यहाँ पे, ठीक है टीसीएस, ओके फाइन। अब तुम्हें क्या देखने की जरूरत है? सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि 15 जून से टीसीएस काटा, तो पहली एप्लीकेबिलिटी क्या लग जाती है? पहले क्या एप्लीकेबिलिटी कि 15 जून से पहले
15 जून से पहले इसकी जो सेल है वो 50 लाख होनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसा ना हो ना कि इसने बहुत पहले से काटना शुरू कर दिया टीसीएस, ऐसा ना हो कि 40 लाख से ही काटना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 15 जून इसकी जो सेल है वो 50 लाख हो जानी चाहिए, यहाँ 50 लाख का बैलेंस आ रहा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये चेक करेंगे कि जो उसने 1% काटा है, ये 0.1% ऐसा ना 0.1% लिखा भी है, हम इसकी कैलकुलेशन भी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे ये चेक करना है कि इसने जो सेल करी है अपनी, वो सेल 50 लाख को क्रॉस हो रही है एट द डेट ऑफ 15 जुलाई या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं इस पे। अब देखो मुझे कौन सेल रिकॉर्ड करनी, कैन एनीबॉडी गेस। मेरे पास एक वो सेल वैल्यू है जिस पर ये अमाउंट है जिस पे जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, ओके। और जो इसके नीचे वाली अमाउंट है ये मेरा सेलिंग वैल्यू है, ये मेरा जीएसटी है दोनों, और ये मेरा टीसीएस है। तो अगर इफ यू थिंक बाय लॉजिकली, तो मेरा जो ये टीसीएस कटेगा वो इस अमाउंट पे कटेगा, इस अमाउंट पे नहीं कटेगा, राइट। इट विल बी ऑन दिस अमाउंट, दैट इज विदाउट जीएसटी वाली अमाउंट पे हम टीसीएस काटते हैं, बिकॉज अगर हम जीएसटी इंक्लूड करके इस पे टीडीएस काटेंगे तो इट विल बी टैक्स ऑन टैक्स, जो कि गलत है। तो टीसीएस हमारा कटेगा इस अमाउंट पे। अब मुझे ये अमाउंट फिल्टर आउट करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सेल पे ऐसा फिल्टर लगाऊं कि मेरे पूरे ट्रांजेक्शन, पूरे लंबे से डेटा से मुझे ये वाली लाइन सेल्स जीएसटी वाली लाइन साफ मिल जाए, और क्या मिल जाए, मुझे डेट्स मिल जाए, ठीक है। तो लेट मी शो यू फिल्टर कैसे लगाते हो। मुझे सेल जीएसटी चाहिए और डेट चाहिए, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा इसको, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल। अब जैसे प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ फिल्टर लग गया। मुझे फिल्टर आउट क्या करना है, मैं चाहती हूँ इस वाली रो से सेल्स जीएसटी को फिल्टर आउट करना। एक मिनट, सही से नहीं लगा, सही से नहीं लगा, एक मिनट में इसको हटा के वापस लगाती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एल। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है सेल्स जीएसटी, सेल जीएसटी आ रहा है, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब तुम देखो सॉर्ट आउट हो गया सारा, सेल जीएसटी डेट वाइज मेरे पास अरेंज हो गया, ठीक है। अब मुझे एडिशन कहाँ तक लगाना है, ध्यान सोच के बताइए। मुझे एडिशन लगाना है अपना 15 जुलाई तक, है ना। 15 से तो उसने अप्लाई कर दिया, तो 14 जुलाई तक लगाना है। मतलब आप 14 जुलाई तक मतलब यहाँ से ले लीजिए, अब यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम शिफ्ट अपवर्ड्स जाएंगे। अभी नीचे देखेंगे तो तुम्हें सम दिखा रहा है यहाँ पे, तो उठाओ यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। अब देखो तुमने पूरा चेक करा, हमें क्या दिख रहा है कि सम 43 लाख, मतलब इन्होंने टीसीएस जो है काटना पहले ही शुरू कर दिया है। 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, टीसीएस काटना पहले स्टार्ट कर दिया, राइट। सो ये क्या है, एक मिस स्टेटमेंट है, दिस इज अ काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट, इसको हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। ये एक गलती है, कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं मिस स्टेटमेंट मार्क करके रखती हूँ। और ये चीज हम क्लाइंट से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है, मतलब पहले क्यों अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्या उन्हें पता नहीं था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने 43 लाख से लगाना शुरू कर दिया, मतलब कहीं कुछ कम 7 लाख पे उन्होंने या तो एक्स्ट्रा टीसीएस काटा है, या फिर 7 लाख को एडजस्टमेंट हुआ 7 लाख पे, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से हम मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम पकड़ी कि ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, ये चीज हम क्लाइंट से क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो मेरा टीसीएस है, अब मैं वर्किंग पे आती है जो मैंने बनाई है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपनी सेल्स निकाल लूंगी, टोटल सेल्स 15 जून से लगाना शुरू किया, तो 15 जून से फर्स्ट क्वार्टर में कितने दिन बचे, 15 दिन बचे, तो 15 जून से 30 जून तक कितना सेल हुआ, मैं यहाँ पे लिख लूंगी अमाउंट ऑफ सेल। देन इट कम्स टू 1 जुलाई टू 30 सितंबर कितना सेल हो, हम यहाँ पे टोटल करेंगे। 1 अक्टूबर 1 दिसंबर तक कितना सेल हो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और 1 मार्च 31 मार्च तक 1 जैन से कितना सेल हो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में हमने सारा अपना सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमने सेल रिकॉर्ड करी, अब मैं यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन लगाऊंगी। देखो मेरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखो क्या है, मैं अगर इसको डबल टैप करूं, इट इज लाइक दिस। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि मैंने क्या करा, सेल को मल्टीप्लाई करा है 0.1% से, ठीक है। एब्सोल्युटली फाइन फॉर्मूला। और अगर मेरे फॉर्मूले के हिसाब से चलो, कैलकुलेशन के हिसाब से चलो, तो अमाउंट इतनी ही आनी चाहिए जितनी मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से लिखी है, ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्या चेक करूंगी कि तुमने टैली में मतलब इनके डाटा में इन लोगों ने कितना टीडीएस काटा है, हमने यहाँ पे एक तरफ लिख लिया है इस चीजों को। फिर हम एज पर चालान, जिस चालान की बात करी थी 27 EQ में, हमने यहाँ बात करी कि 27 EQ में हम क्वार्टरली रिटर्न इसका फाइल करते हैं। तो मैं 27 EQ की कॉपीज हम मांगते हैं क्लाइंट से, वो हमको देता है, और उससे हम देखते हैं कि भाई उसमें कितना टीडीएस जमा हुआ है गवर्नमेंट को, तो वहां से हम ये अमाउंट लिखते हैं कितना टीडीएस का जमा हुआ है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम कोई वर्किंग करते हैं तो हम कोई भी अमाउंट भी अवॉइड राइटिंग द अमाउंट। अब यहाँ देखो, आपको दिख रहा है ये अमाउंट लिखी हुई नहीं है, इसको मैंने लिंक किया है। अब लिंक कैसे करते हैं? लिंक करना इज वेरी सिंपल। इफ आई वांट टू लिंक, मुझे सिंपल दिखाती हूँ। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इक्वल टू लगाना है। यू नो टू गो टू द पेज। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अमाउंट लिंक करनी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड आई प्रेस एंटर। ये अमाउंट देखो यहाँ पे लिंक हो गई है। अब मैं तुम ये देखो, यहाँ देखो, इट इज शिव शक्ति K36 से लिंक है। कहाँ से? शिव शक्ति K36 से लिंक है। ठीक है, अब मैं लिंक पे जाऊंगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ अमाउंट लिखी है और मुझे दिख रहा है ये लिंक है, तो आई नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। ये डायरेक्टली आपको डायरेक्ट कर देगा उस सेल पे जहां से अमाउंट आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग नो। सो अब इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ फिल करने के लिए चाहिए, वो चाहिए सेल्स अपनी आफ्टर 2060 वाज एप्लीकेबल। दैट मींस फ्रॉम 15th ऑफ जून आई रिक्वायर माय टोटल सेल्स फ्रॉम 15th ऑफ जून। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी सेल्स की वर्किंग करी है। अब दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा ये था, मैं से फिल्टर हटा के इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं जैसे पहले था। ये कंट्रोल शिफ्ट एल फिर से प्रेस करोगे तो फिल्टर हट जाएगा। अब यहाँ पर आओ सेल्स पे। दिस इज माय सेल्स वाली डॉक्यूमेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी सेल जीएसटी सारी एक साथ एक जगह पे लिख ली है। ठीक है, 15th ऑफ जून से, अब नीचे डेट नोटिस करोगे मैंने पूरी सेल्स लिखी है टिल 30th ऑफ जून, यहाँ तक आए। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया सम का। सम करके हमने ऊपर की सारी सेल ऐड कर ली। अब इस सेल को हमने लिंक कर दिया अपने वर्किंग वाले सेल से। मतलब वर्किंग में देखो तुम यहाँ पे क्या लगा, सेल्स D40। मैं कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो आई एम गोइंग डायरेक्टली वेयर आई हैव डन दिस एडिशंस। ये मैंने फर्स्ट क्वार्टर में किया, यही मैंने सेकंड क्वार्टर में किया 30th सितंबर तक। जाओगे यहाँ तक, ये सेकंड क्वार्टर में हुआ है। सेम चीज थर्ड क्वार्टर में, सेम चीज फोर्थ क्वार्टर में। तो मैंने जैसे फिल्टर लगा के दिखाया था इस शीट पर, जैसे हमने फिल्टर लगा के दिखाया था, द सेम वे। एक मिनट फिर से लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह हमने यहाँ फिल्टर लगा के सॉर्ट आउट किया था, आई हैव डन नथिंग, जस्ट सेल जीएसटी किया। ओके, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको यहाँ से कॉपी करा है उठा के, और यहाँ से पूरा डाटा कॉपी करा है, और कॉपी करके मैंने एक नई शीट पे इसको सिर्फ पेस्ट करके फॉर्मूला लगाया है सम का। ठीक है, अब सम का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट ट्रांसफर कर ली। तो मतलब अब मेरी क्या हुआ, वर्किंग की ये वाली अमाउंट तो समझ में आ गई कि मैंने इसको कैसे फिल आउट किया है। राइट, यू आर वेरी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। येलो नहीं, इसको ग्रीन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एज पर टैली। अब मुझे क्या निकालना है, अब यही डेटा जो था मेरे पास, फिल्टर इसमें से रिमूव करो, देखो यहाँ से रिमूव करते हैं, क्लियर कॉलम जी फिल्टर। ठीक है, अब मुझे निकालना है टीसीएस। मुझे ये देखना है कि इन्होंने अपनी बुक्स में, मतलब टैली मतलब एज पर बुक्स, इन्होंने अपनी बुक्स में कितना टीडीएस काटा है। तो मुझे चेक करना है कि क्या इन्होंने 15 जून से 30 जून तक का टीडीएस कितना काटा है अमाउंट में। ठीक है, तो उसके लिए वेरी सिंपल, हमने फिर वही काम किया, हमने यहाँ से गए, यहाँ पे हमने टीसीएस पे फिल्टर लगाया। अब देखो जरा 15 जून में अगर आओगे तो वेयर इज 15 जून, ये रहा 15 जून, ये रहा। अब 15 जून में देखो टीसीएस काटा है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा फिल्टर लगाऊं कि मुझे ये अमाउंट पूरी एक साथ मिल जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अमाउंट पूरी एक साथ मिल जाए, दैट विल बी माय थिंग। तो मुझे इतना चाहिए ताकि मैं टोटल लगा सकूं उस पे सेम तरीके से। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद अगेन, वील डू द फिल्टर ऑफ इट। हम इस पे वही फिल्टर लगाएंगे जैसे पहले लगा तो हुआ था। अब इसमें मैं सेलेक्ट करूंगी टीसीएस। टीसीएस ये हो गया। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे ये देखो ये सब सॉर्ट आउट हो गया। अब मुझे क्या करना, डेट्स भी मिल गई और ये कंटेंट भी मिल गया। सो आई जस्ट नीड टू डू कॉपी पेस्ट करके मैंने इसको डिफरेंट शीट पे कॉपी कर लिया। ये रहा मेरा टीसीएस विद देयर डेट्स, विद टीसीएस विद दिस अमाउंट। फिर मैंने वही काम किया फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, टोटल ऑफ क्वार्टर नंबर 1, टोटल ऑफ क्वार्टर नंबर 2, ये रहा क्वार्टर नंबर 2 का टोटल, टोटल ऑफ क्वार्टर नंबर 3 एंड 4। आप टीसीएस की वर्किंग में जाएंगे, मेरे किसी भी अमाउंट पे आप कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करेंगे, विल डायरेक्टली डायरेक्टेड टू दैट अमाउंट। ठीक है, फिर आप वर्किंग वाले पेज पे जाइए, सेकंड में ब्रैकेट किया, हम डायरेक्टली उस अमाउंट पर आ गए। वर्किंग पे जाइए, नीचे आइए, ब्रैकेट किया, हम डायरेक्टली उस अमाउंट पर आ गए। समझ में आया? तो इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या करा, एज पर टैली निकाल लिया कि मेरे पास कितना अमाउंट है। इसको भी हम कलर कर देते हैं।
अब आते हैं एज पर चालान। देखो एज पर चालान की तो कोई लिंक लगा नहीं सकते थे, तो मेरे को चालान में जो मैंने चालान क्लाइंट से मंगवाए थे, उस चालान में मेरे को जैसी जैसी अमाउंट दिखी थी मैंने वैसी वैसी फिल कर दी। क्लाइंट ने मुझे फर्स्ट क्वार्टर का चालान नहीं दिया था, तो इसीलिए आई मार्केटेड एज रेड कि ये मुझे चीज एक चीज है जो मैं कंफर्म करनी है क्लाइंट से कि उसने चालान नहीं दिया था। बाकी का मुझे चालान मिल गया, तो बाकी का मैंने इसको मार्क डाउन कर लिया एंड विल कलर इट। ओके, ये चीज हो गई। अब इधर आ जाओ। अब एज पर माई कैलकुलेशन, तो एक बात देखो, लॉजिकली एक बात देखिए, अगर मेरी सेल इतनी है और मेरी सेल पे 0.1% का टीडीएस लगना है, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो अमाउंट आ रही है 998.76, एग्जैक्टली इतनी ही अमाउंट आपकी टैली में डिडक्ट होनी चाहिए थी और इतनी ही अमाउंट चालान से भरी जानी चाहिए थी, अगर बिल्कुल परफेक्ट चीज है। लेकिन आप देखो क्योंकि उसने मेरे को चालान नहीं दिया, तो इसीलिए यहाँ मेरा जो डिफरेंस निकाला, देखो डिफरेंस मैंने किसको माइनस करा, डिफरेंस में मैंने माइनस किया एज पर बुक्स इनका एंड एज पर माई कैलकुलेशन। तो ये माइनस करने के बाद आई गॉट क्या 51 रुपीज का डिफरेंस है। यहाँ देखो 4789, दिस वाज एज पर माय कैलकुलेशन, लेकिन उन्होंने जमा किया और बुक्स में टैली किया 5002 5003। ठीक है, मतलब 14 रुपीज ज्यादा जमा किया है। तुम नीचे आओ तो नीचे यहाँ पे कितना है 5927, बट इन्होंने जमा कितना किया है 5926। और इन्होंने बुक्स में कितना दिखाया है, बुक्स में 5923 दिखाया है और जमा किया 3 रुपए एक्स्ट्रा। राइट, तो जमा कितना किया, 3 रुपए एक्स्ट्रा जमा किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फिर आ जाओ 4560, बुक्स में 10 रुपए कम दिखाया, यहाँ पे 10 रुपए एक्स्ट्रा जमा किया है आपने जाकर के। तो अगर तुम देखो तो देखो अब जो तुम्हारा जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है मेनली 10 रुपए का या 14 रुपए का या 4 रुपए का या 10 रुपए का है माइनस, ये डिफरेंस अगर तुम पहली बात तो देखो ये डिफरेंस सेट ऑफ हो रहा है, ये दोनों ऐड करके आपका 14.76 बन रहा है, ये उतना बन रहा है पहली चीज। दूसरा, अगर आप इन डिफरेंट को ध्यान से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि डिफरेंस किस वजह से है, तो ये मोटा मोटा डिफरेंट राउंड ऑफ की वजह से। क्यों? क्योंकि आप इधर ध्यान से देखो, मेरी सेल्स पर आओ, ये मैंने सेल्स निकाली, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरी सेल्स पर यहाँ पर एक लगाऊं 0.1%, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ 0.1%, हम यहाँ जाएं, इक्वल टू करेंगे, साइड में जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय किस सेल में, दिस सेल से, एंटर किया, ठीक है, 33.06। अब आप क्वार्टर वन तक, सॉरी क्वार्टर वन तक बन जाइए, थोड़े से भी चेक कर लेते हैं ये चीज, ठीक, कंट्रोल डी प्रेस करोगे, ओ ओ सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, कंट्रोल जेड, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, कंट्रोल डी, फाइन। अब देखो ये जो हमारी टीसीएस की अमाउंट आ रही है 0.1% पे, ये देखो कितने पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, कोई ये तो जमा करेगा नहीं ना, कोई ऐसे तो जमा करेगा नहीं कि 35 रुपीज 24 पैसा, राइट, तो वो राउंड ऑफ करके जमा कर देंगे, मतलब अगर 3524 है तो वो 36 इसको मान लेंगे, ये 36 इसको 36 मान लेंगे मोटा मोटा, ठीक है। ऊपर जाओ, ये 33 इसको ऑब्वियस बात 34, मैं 24 को लिख रही हूँ, 34 मान लिया, इसको भी 35 मान के चला, दिस इज 0, जैसे 31.9 टू 32 मान लो, इसको 33.0 है तो चलो मैं इसको 33 ही रहने देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपका आके ऑल्ट इक्वल टू लगाऊं, इट्स ऑल्ट इक्वल टू से शॉर्टकट फॉर सम, इररिस्पेक्टिव सम लिखे आप सिर्फ ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका सम लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आके ऑल्ट इक्वल टू लगाऊं, ये ऊपर नहीं जा रहा, 4, फाइन। अब देखो डिफरेंस तो यहाँ पर भी आ गया ना बच्चे, जबकि मैंने सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस लिए हैं, तो अगर मैं इन दोनों को तुम्हारे लिए माइनस करूँ, I'll do this minus this amount, तो देखो 1 रुपए 9 पैसे, मतलब मोटा मोटा 2 रुपए का डिफरेंस था तुम्हारा यहीं पर आ गया। क्यों? और वो भी तब जब मैंने सिर्फ इतनी सी ट्रांजैक्शंस ली है, राइट। तो मतलब कि अगर हम फाइंड आउट करने चले तो हम ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि जो 14 रुपए का, 4 रुपए का और 10 रुपए का जो डिफरेंस है ना, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ, क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ किया है। अब तुम ये सोचो, एक एक पूरा क्वार्टर है, एक क्वार्टर इंक्लूड्स ऑफ 3 मंथ्स, तो मतलब कुछ कम 90 डेज कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, कितने सारे ट्रांजैक्शन उन्होंने राउंड ऑफ किया होगा। तो एक राउंड ऑफ में 14 रुपए का डिफरेंस आना, 4 रुपए का डिफरेंस आना, 10 रुपए का डिफरेंस आना इज वेरी नॉर्मल। बट इफ आई टॉक अबाउट 51, तो इसका क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अभी कंप्लीट नहीं, तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू आस्क फर्दर फ्रॉम द क्लाइंट कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पहला प्रोवाइड क्यों नहीं किया, ये चीज हमको पूछनी पड़ेगी। दूसरा ये पूछना पड़ेगा कि उन्होंने 43 लाख से क्यों टीसीएस डिडक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो this is the end of the working for everything I gone through, and welcome. So I hope this video would have been very informative for you all. I hope this would be helpful for you all,
and I would expect you to show some love to the channel. Please subscribe it and do share it. And if you want to suggest any kind of improvement for me, I'm definitely there for it. So you can comment me, or you can give personally you can DM me, or you can way connect to me, and you can tell me if I can improve something or if I can add more. Okay, so इस तरीके से मेरी planning है कि जो next working I will be coming up with is prepaid. प्रीपेड मोस्टली इंश्योरेंस के केस में हम करते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस की वर्किंग next I will be into. So my next video will be on prepaid insurance. If you like this concept of working, और अगर आपकी कोई डिमांड है किसी एक वर्किंग की, so definitely. So this video is mostly applicable for both CA इंटर एंड आर्टिकलशिप स्टूडेंट्स. हम देखिए इंटर में ये सब पढ़ते हैं, राइट? बट अगर मुझे देखने को मिल जाता, अगर मैं इंटर में हूँ, मुझे देखने को ये मिल जाए कि हाँ इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू डू लाइक दिस. और मोस्टली आर्टिकलशिप में स्पेशली मैंने ये देखा है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं, आर वेरी रेयर केसेस कि वो आपको पूरा यहाँ से इतनी ग्रैप्स और इतने बेस से समझाना शुरू करें. बिकॉज देखो हम सब करते हैं, राइट? अगर मैं आपको सिर्फ ये शीट दे दूं और मैं कहूँ कि देखो मिस्टर एक्स वाई जेड, आपको ना टैली से देख देख के यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है, तो मैं ना टैली से देख के ये अमाउंट डाल देनी है, तो मैं टैली से देख के ये डालना है. बहुत सारों को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे डालना है, बट ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे यहाँ पे क्यों करना है ऐसा. भाई डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये सब चलो ये तो बहुत सिंपल था यहाँ पे डिफरेंस ट्रेस करना. अभी आप जीएसटी की वर्किंग करेंगे तो उसमें डिफरेंस ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब तुम डिफरेंस आराम से ट्रेस कर लोगे. आप बैलेंस शीट बनाओगे तब डिफरेंस ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो इट बिकम्स वेरी इजी. सो दैट्स व्हाट आई वर्क इन. कि आपको कोई भी काम करो, आप आर्टिकलशिप में हो, आप कोई भी काम करो, टेक एफर्ट फ्रॉम योर साइड and please go into the section, read it once and try to connect it things, because when you know the logic behind doing everything, it becomes fun learning. Okay, आपको पता हो, देखो मुझे पूरा सेक्शन पता है, राइट? सो आई हैव अ कॉन्फिडेंस while making every this thing. और फॉर एग्जांपल मेरा सीनियर मुझसे सीए मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, आई कैन इजीली एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन एप्लीकेबिलिटी. सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए काम दे दिया तो मैंने कर दिया. यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी, कौन सा सेक्शन बोलता है करने के लिए. सब एज अ सीए अपने जबान पे रटा होना चाहिए कि भाई अकॉर्डिंग टू 206C1H के अकॉर्डिंग दिस इज TCS, दिस इज एप्लीकेबल ऑन दिस. एंड हम क्यों कर रहे हैं, मैंने क्यों सेलेक्ट किया शिव शक्ति को, बिकॉज शिव शक्ति की सेल्स एक्सीड कर रही थी उस अमाउंट से, शिव शक्ति ने TCS लगाया था, हमने इसलिए सेलेक्ट किया. सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I hope you enjoyed this video. I hope you find it worth it. I hope you found it informative, and thank you.